नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसको लेकर हालिया राज्यसभा के अंदर कुछ आंकड़े या कुछ डेटा पेश किए गए थे और इसको लेकर कहा गया है कि हमें आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर में होने वाले जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है उसको कम करना चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप भी लिए जा रहे हैं। बताना चाहता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस इन एग्रीकल्चर। आप सब लोगों को पता है कि फसल के कटने के बाद बहुत सारी फसलें या जो हमारे एग्रीकल्चर के और भी उत्पाद खराब हो जाते हैं और खराब होने के कई कारण हैं, उनको भी हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होगा कि ये फसलें या ये फसल का उत्पाद अगर खराब हो जाता है तो वो हमारे किसी काम नहीं आता और उसकी वजह से ना कि केवल किसानों को बल्कि हमारे आर्थिक स्थिति को या आर्थिक नुकसान जो है हमें झेलना पड़ रहा है। अब इस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, ये नुकसान क्यों हो रहा है, सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं जिससे इस नुकसान को कम किया जा रहा है, आने वाले समय में और कम किया जा सकता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस का मतलब है कि हमारी फसलें कटने के बाद, ना कि केवल फसल, आप चाहे किसी भी उत्पाद की बात करिए। जैसे हम सबसे पहले आपकी फूड ग्रेन्स की बात करते हैं। जैसे फूड ग्रेन्स के अंदर आपके सीरियल्स और पल्सेस आते हैं। अब सीरियल्स और पल्सेस में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कई बार इनको प्रॉपर अगर मॉइस्चर पर स्टोर नहीं किया जाए या हायर मॉइस्चर पर स्टोर कर दिया जाए तो ये फसलें खराब हो जाती है, ग्रेन आपके सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके अंदर बहुत सारी फंगस जैसे एस्परजिलस फ्लेवर्स है उसका अटैक हो जाता है, ऑयल सीड्स में अटैक हो जाता है, तो ये ग्रेन्स आपके खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जो एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं, सरकारी जो गोदाम होते हैं, उनमें भी आपके ग्रेन जो दाने होते हैं वो पड़े 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 सड़ने लग जाते हैं, कभी बारिश के कारण, कभी ये कह सकते हो कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना होने के कारण। दूसरी तरफ कुछ उत्पाद ऐसे भी होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनको हम पेरिसेबल कमोडिटीज बोलते हैं। अब देखो, आपकी जो खराब होने के कारण हम उनको आपकी दो प्रकार की कमोडिटीज में डिवाइड करते हैं, एक पेरिसेबल, एक नॉन पेरिसेबल। जैसे जो ये ग्रेन्स हैं, ये क्या होते हैं, अगर इनको प्रॉपर मॉइस्चर पर स्टोर किया जाए तो हम इनको कई साल तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना खराब हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे फूड ग्रेन क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल में आपके आते हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं। अब आपको पता होगा फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है या हमारा मिल्क है, मीट है, ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय के अंदर। जैसे फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में क्या होता है, आपको पता है 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद ये फ्रूट आपके गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। सब्जियां भी इसी प्रकार से खराब हो जाती है। दूध आपका 2 दिन के बाद अगर हम प्रॉपरली उसको पास्चराइज करेंगे तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं, वो भी खराब हो जाता है। मीट यानी कि ये भी खराब हो जाता है। इन सभी को हमें प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है और उसके बावजूद भी एक प्रॉपर लिमिट के बाद ये खराब हो जाते हैं। तो अब यहां पर इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भाई अगर ये हम जल्दी खराब करते रहेंगे, कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले वो चीज अगर खराब हो जाएगी तो फिर फायदा क्या हुआ। अच्छा, यहां पर ये चीज बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस का मतलब है कि जैसे हम लोग खरीद कर कोई चीज घर पे ले आते हैं वो खराब हो जाती है। नहीं, देखो, खरीद कर घर पर लेके आना वो तो हमारे द्वारा प्रयोग उसको किया गया, नहीं किया गया, या हमने उसकी प्रॉपर हैंडलिंग की, नहीं की, वो तो उसके बाद की बात है। लेकिन यहां पर है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसान ने किसी फसल का या किसी उत्पाद का उत्पादन किया और उसके बाद वो मार्केट से होते हुए एक कंज्यूमर तक पहुंचती है, तो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही वो चीज खराब हो जाती है, तो वो हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस की कैटेगरी में आती है। वो बात की बात है कि कंज्यूमर उसके साथ कैसे आपका उसको मैनेज करता है, कंज्यूमर उसका कैसे रख रखाव करता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, बाद की बात है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा इंक्लूड होता है। लेकिन मेजर जो इसके अंदर है कि कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही आपकी सप्लाई चेन में या हमारी जो प्रोसेसिंग या हैंडलिंग्स है उसकी वजह से जो खराब हो रहा है उसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली 2 स्टडीज हुई थी, रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, एक तो स्टडी 2015 में हुई थी और एक 2022 में हुई थी। 2015 में जो स्टडी की गई थी वो आईसीआर के द्वारा, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने स्टडी की थी। और 2022 में नैबकॉन्स, जो कि नाबार्ड की एक सब्सिडरीज है, उनके द्वारा स्टडी की गई थी। इसमें हमें पता चला कि जो हमारे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप एंड स्पाइसेस, मिल्क, फिशरीज, मीट, पोल्ट्री, एग, इन सभी उत्पादों में किस प्रकार से कितना कितना नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आपका यहां पर देखोगे सीरियल्स के अंदर लॉस आपका पहले ज्यादा था 2015 के अंदर, जो कि बाद में आपका कहीं ना कहीं कुछ कम होता हुआ नजर आया। उसी प्रकार से पल्सेस में भी लॉस आपका थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। लेकिन आप अब भी देखोगे तो ये जो आंकड़ा
आंकड़ा है वो परसेंटेज वाइज तो आपको शायद कम नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको रुपयों में आंकोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हम लोग हर साल झेल रहे हैं। तो लगभग 1,52,790 करोड़ का नुकसान 2022 की स्टडीज में सामने आया कि इतना नुकसान हमें आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस के कारण हो रहा है, यानी कि फसल को या आपके उत्पाद को बनाने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद हमें यह नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो आप सोचकर देखिए कि यह आंकड़ा 2022 का है, तो आज की स्थिति क्या होगी अगर हम इसको थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ माने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज ऑफ लॉस तो शायद कम हुआ होगा, लेकिन उसकी अमाउंट की बात करेंगे, उसके अंदर जो आपका खर्चा है, उसकी जो एक प्रकार से मॉनेटरी लॉस की बात करेंगे, तो वो शायद आज हमारा 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका होगा। तो ये सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी को लॉस है, ये सीधा सीधा हमारे जो है ये कह सकते हो इकोनॉमिक लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूरी है कि इस इकोनॉमिक लॉस को कम किया जाए और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। तो अब आइए कुछ कारण जानते हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान देखने को मिलता है। पहला नुकसान आपका है इनएडिक्वेट प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी कि आज हमारे पास जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, जितने भी हम लोग गोडाउन्स आज लोग देख पा रहे हैं, ज्यादातर गोडाउन्स के अंदर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, यानी कि सीरियल्स और पल्सेस या फिर मैक्सिमम ऑयल सीड्स को। और ये सारे के सारे गोडाउन जो हैं वो आपके कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यहां पर केवल और केवल हम ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज जो होती है उनके अंदर पेरिसेबल कमोडिटीज, यानी कि ऐसी कमोडिटीज को हम लोग स्टोर करते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती है। अब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज आपके पिछले कुछ सालों में फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारी कमी है। इसको लेकर भी मैंने एक पूरा वीडियो आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले ही बनाया था, 1 महीना हुआ होगा जस्ट, आप उसको जाकर भी देखिएगा। एग्रीकल्चर करंट फेयर की वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आपको मैंने वहां पर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज हाउस की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटीज ना अवेलेबल होने के कारण जो आपकी कमोडिटीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल है, मीट है, फिश है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। और दूसरा यहां पर है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपका प्रोडक्ट या उत्पाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिल्क की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं। अब दूध किसान ने तो उत्पादित कर लिया, उसने गांव में उत्पादन किया, और अब शहर तक पहुंचते पहुंचते दूध जो है वो खराब हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में खराब हो जाएगा, लेकिन अब सोच कर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल गांव से अगर वो आपका किसान 2 घंटे के बाद शहर में पहुंचता है और अब 2 घंटे तक उस दूध को स्टोर करने के लिए कोई ऐसा स्टोरेज कैन नहीं था जिसके अंदर उसको कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में या फिर एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंडीशन में स्टोर कर सकते थे और फिर उसको वहां पहुंचा सकते थे। अब क्या हुआ कि उसने सीधा स्टोर किया, सीधा एक आपके गैलन में डाला या किसी भी एक कंटेनर में डाला और यहां तक पहुंचा दिया। अब सोचकर देखिए कि 2 घंटे के अंदर कितने बैक्टीरिया उसमें मल्टीपल हो चुके होंगे। तो काफी हद तक उसका यहां पर ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट आपका खराब होने में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, ऐसी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो कि हमें प्रॉपर आपकी एफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सके और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमें उपलब्ध करवा सके। और ज्यादातर जो उत्पाद हमारा है, जैसे कि 97% फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके कारण कन्वीनियंसी यहां पर कहीं ना कहीं ये मानते हैं, क्योंकि जैसे आज हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से हमारे जो बाकी स्टेट्स में जो फ्रूट पहुंचते हैं, जैसे एप्पल पहुंचता है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि वहां से पहुंचने में बाय रोड काफी टाइम लग जाता है। हमारे पास रेल की फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास जहाज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली जो है किसान रेल के नाम से भारतीय सरकार के द्वारा एक नई योजना या नई स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि रेलवे के द्वारा जो आपका फूड या जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किए जा सके, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। क्योंकि बाय रोड जब जाते हैं तो कई बार ट्रैफिक के कारण या कई और समस्याओं के कारण, रोड की क्वालिटी खराब ना होने के कारण, तो इन कई कारणों के कारण आपकी जो उत्पाद होता है, जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, जो प्रोडक्ट होता है, वो खराब हो जाता है और समय पर आगे नहीं पहुंच पाता है। और कई बार जैसे हम लोग देखते हैं कि धरने भी हो गए हैं ना, ये भी चीजें लगातार आपकी पैरेलली चलती रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट आपकी बारी आती है मल्टीपल हैंडलिंग पॉइंट। ये भी एक जरूरी बात है। होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका फार्मर ने प्रोड्यूस किया, बीच में बहुत सारे मिडिल मैन जैसे होलसेलर, रिटेलर, और अंत में आपके कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो जो मल्टीपल हैंडलिंग सिस्टम होने के कारण उसको अलग अलग जगह पर, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बीच में किसी कंडीशन में या किसी जगह पर उसको एक अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाई या उसने अच्छी जगह पर स्टोर नहीं किया, तो उसके बाद वो उत्पाद अच्छा नहीं रहेगा, वो जल्दी आपका खराब हो जाएगा। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी यहां पर क्या,
लो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब देखो क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में ये भी एक बड़ी समस्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक तो प्रॉपरली आपको पता है कि आज हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है बाकी कंट्रीज की रिस्पेक्ट में वो काफी कम है। उसके कई कारण हैं, चाहे वो आपके क्लाइमेटिक कारण हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के कारण हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्टिविटी के वेराइटीज के कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है, बाद की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय भी हमारे पास प्रॉपर मैकेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है। हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पर भी उत्पाद जो है वो प्रॉपर हैंडल ना होने के कारण भी खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, आज हमारे पास क्या है, ज्यादातर फार्मर छोटे और मंझले किसान हैं, जिसकी वजह से इन किसानों के पास प्रॉपर फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती हैं, प्रॉपर फाइनेंस की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती है, पैसा उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण ये प्रॉपर टाइम पर ना तो स्टोर कर पाते हैं, ना ही प्रॉपर मंडी में पहुंचा पाते हैं, और इनसे मंडियां बहुत दूर हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो जहां पर ये प्रोडक्ट को स्टोर करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो फैसिलिटीज इन लोगों से बहुत दूर होती हैं, कोसों दूर होती हैं। केवल जो बड़े किसान होते हैं वही इसका फायदा ले जाते हैं, और जिसके कारण इन किसानों को फिर यहां पर सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है इनसफिशिएंट स्टाफ एंड ट्रेनिंग। अब देखो जो लोग हैंडल कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर, वो लोग भी आप लोग ज्यादातर देखोगे तो ऐसे लेबरर लोग हैं जो कि इलिटरेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, लेकिन मजबूरी है, हमारे यहां पर सिस्टम है ही नहीं कि जो लोग उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं उनके पास ना तो कोई एक्सपर्टीज है, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है, और उस वजह से भी प्रॉपर कई बार हैंडलिंग ना होने के कारण, प्रॉपर आपका जो है उसकी मैनेजमेंट ना होने के कारण वो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। तो ये हमारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपका उत्पाद क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से ये जो आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है इसको कम किया जाए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक आपका फंड यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके तहत मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए इस फैसिलिटी को या इस फंड को लाया गया है, जिसके तहत आपकी जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है या जो मार्केटिंग फैसिलिटीज है उनको आपका डेवलप करने के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जाता है, आपका ब्याज दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, जिससे क्या किया जा सके कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है या मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उनको बेहतर किया जा सके, उनको दुरुस्त किया जा सके, और जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज को हम लोग और बेहतर बनाकर खासकर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के साथ इन पेरिसेबल कम्युनिटीज को खराब होने से बचा सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट का एक मिशन है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ये कह सकते हो कि ओवरऑल हॉर्टिकल्चर का जो डेवलपमेंट है, नर्सरी से लेके आपका हार्वेस्टिंग या उसके बाद भी किस प्रकार से प्रोडक्ट को हैंडल किया जाए, कैसे उत्पाद को उत्पादित किया जाए, और उसके बाद में हम कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे आज आप लोगों को पता होगा कि हमारे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं जिनको हार्वेस्टिंग के बाद उनकी वैक्सिंग की जाती है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है, उनकी क्वालिटी के अनुसार, उनकी जो है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो जाए, उनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए। तो ये जो चीजें यहां पर की जा रही हैं वो उसके लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत आपका असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि ये जो हमारी फैसिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, राइपनिंग चैम्बर या प्राइमरी जो आपकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर बनाया जा सके और प्रोडक्ट को या उत्पाद को खराब होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारी बारी यहां पर आती है गवर्नमेंट की एक और स्कीम जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस स्कीम के तहत मेनली ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की मार्केट है, एपीएमसीज है, मंडीज है, वहां पर क्या किया जाए कि वेयर हाउस को आपका कंस्ट्रक्ट किया जाए, और इसके साथ साथ में जो आपकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी रूरल एरियाज में मंडी होती है वो काफी ओपन होती है, उनके अंदर ना तो कोई स्टोरेज की फैसिलिटीज होती है और ना ही आपके प्रोडक्ट को, इवन दो जैसे ग्रेन्स होते हैं, आप लोगों को यहां पर शायद विश्वास नहीं होगा कि जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी तो बाद की बात है, हमारी मंडियों के अंदर आपके जो फूड ग्रेन्स है उनको स्टोर करने के लिए या उनको रखने के लिए एक छत तक उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण कई बार बारिश और जो आपकी अनइवन जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनके कारण आपके ग्रेन को खराब होते हुए हम बहुत बार देखते हैं। और आपने हर साल देखा होगा, कई बार हमारे किसानों की खबरें आती है, किसानों की वीडियोस आती हैं कि उनका ग्रेन बह रहा है और किसान उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सोचकर देखिए, मंडियों में आज हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है, तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसान का डेवलपमेंट हम लोग कर पाएंगे या किसान की जो आमदनी है उसको और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर है वो
वो इस चीज को एंश्योर करना चाहता है कि जो रूरल एरियाज के अंदर मंडीज हैं, जो मार्केट फैसिलिटीज हैं, उनको बेहतर बनाया जाए और वहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज को या स्टोरेज कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में इंप्लीमेंट की जाती है, जिसका मेन आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को जो हॉर्टिकल्चर या नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उनके अंदर कम किया जाए, और अगर आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो उसके तहत रेम्युनेटिव अप्रोच के तहत किसानों की जो आपका प्राइस है उनको उस प्राइस को एंश्योर किया जाए ताकि किसान की फसल खराब ना हो सके और उनको एक बेहतरीन आपका दाम मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स अगर हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में स्कीम बहुत अच्छी है। अगर वाकई में एक अच्छे तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाए तो इन स्कीम्स में कोई कमी नहीं है। लेकिन स्कीम्स में कमी ना होने के कारण क्या कारण है कि किसान की आमदनी क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है, क्या कारण है कि किसान को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है? तो उसका कारण है क्योंकि इनका इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। और वाकई में जैसे मैंने पहले एक बात कही थी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को तो ये स्कीम पहुंच ही नहीं पाती है, उनको तो पता भी नहीं है कि ये स्कीम भी कोई रन की जा रही है। तो हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है इंडिया का वो आज भी बहुत कमजोर है। और नेक्स्ट है किसान रेल स्कीम, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इस स्कीम को या इसको आपका प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत जो पेरिसेबल कमोडिटीज है हमारी फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी, उन सभी को आपका टाइमली शहरों तक या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ये फैसिलिटी आपकी यहां पर डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट आपकी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत अगर मान के चलिए किसान की फसल आपकी काटी गई है और काटने के बाद विद इन 14 डेज अगर खराब हो जाती है किसी भी खराब मौसम के कारण या आपके अनइवन वेदर कंडीशन के कारण, तो यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर में उसको कवर किया जाता है और किसान को उचित मुआवजा दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि मैं यहां पर बात कर रहा था। तो आईसीआर और रिलेटेड जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंडर में जो आपके एक्सटेंशन वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज भी ये जो वर्क है वो काफी ये कह सकते हो कि कम आपका स्पीड के साथ रन किया जा रहा है, जिसके तहत आपके किसानों को ये सब फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटलाइजेशन भी काफी फोकस किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी उतना अच्छे तरीके से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या किसान को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कारण मैंने आपको कहा कि हमारे इंडिया के अंदर जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो वाकई में अभी बहुत कमजोर है। अब बारी आती है कि हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो अप लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सबसे पहले तो एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। चाहे वो हमारा देखो अब क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है किसान ने उत्पादित कर लिया, उसके बाद उसको अगर मंडी में प्राइस नहीं मिल पा रहा है बात की बात है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज मिल जाएगी तो कम से कम वो उस उत्पाद को स्टोर कर सकता है और एक विद इन इफेक्टिव टाइम के बाद जैसे ही उसको लगेगा कि मंडी के अंदर प्राइस बढ़ चुका है वो उसको बेच सकता है। लेकिन अभी किसान के पास मजबूरी हो जाती है, किसान अपनी फसल को ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मंडी में बेचना चाहता है, वो अब क्या है कि ना तो घर में उस प्रोडक्ट को रख सकता है क्योंकि उसके पास उतनी जगह नहीं है, और दूसरी पास अगर जगह भी है तो ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि देखो आपके जो ग्रेन्स हैं उनको तो हम फिर भी नॉर्मल कंडीशन में सेव रख लेंगे, दूसरी तरफ जो हमारी फ्रूट है, वेजिटेबल है, उनको कैसे हम रख पाएंगे? तो उनको तो तुरंत मार्केट में बेचना पड़ेगा अगर एक अच्छा प्राइस लेना है, या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज हाउस में स्टोर करना पड़ेगा। तो दोनों ही सुविधा किसान के पास नहीं होती है और इसीलिए किसान को मजबूरीवश कई बार जो है आपका कम प्राइस के ऊपर, मंडी के अंदर जो प्राइस है मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। और यही एक कारण होता है कि किसान को आपका इसके लिए कहा जाता है डिस्ट्रेस सेल, है ना। आपका डिस्ट्रेस सेल जो वर्ड आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कि किसान का जो मंडी में प्राइस है उस फसल का उससे भी कम दाम पर किसान को फसल बेचनी पड़ रही है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है प्याज का भाव है 10 रुपए किलो, किसान उस फसल को लेकर गया मंडी के अंदर, उसको वहां पर जो मिडिल मैन है या आड़तिया है वो उसको 5 रुपए किलो दे रहा है। अब देखिए किसान अगर उस फसल को 5 रुपए किलो ना बेचकर वापस लेकर आता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी डबल हो जाएगी, और उसके कारण जो उसको आपका 5 रुपए मिल रहा था वो बाद में आपका अगर 10 भी मिल जाता है तो भी किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला, और दूसरा कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार जब जाएगा तो उसको वो 10 रुपए मिल ही जाएंगे, और तब तक हो सकता है कि उसकी वो फसल आपकी खराब भी हो जाए प्रॉपर स्टोरेज ना होने के कारण। या जरूरी नहीं है कि हर किसान के पास जगह उपलब्ध है, क्योंकि कई बार आपका एक छत भी अगर नहीं होगी, बारिश आ गई तो फसल खराब हो जाएगी, और हर किसान के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद का ट्रैक्टर भी नहीं है तो उसको उसकी भी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, और ट्रैक्टर है तो उसको डीजल का खर्चा पे करना पड़ रहा है। तो ये यहां पर किसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर जरूरी है कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाए और किसान को ट्रेन किया जाए कि कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको जो है मार्केट के बाद में अगर उसको प्राइस नहीं मिल पा रहा है तो बाद में उससे बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं,
और खासकर इसको प्रमोट किया जा रहा है एफपीओज के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि किसान वहां पर एक यूनिट के रूप में सब लोग काम करें और अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सकें। फिर हमारी नेक्स्ट बारी आती है जी क्या, आपका प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, जो कि जरूरी है क्योंकि सारी की सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा नहीं पॉसिबल की जा सकती। तो इसलिए यहां पर प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, मैंने अभी आपको कहा था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जा रहा है, तो अब उनमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के बजाय हम लोग अगर एफपीओज की पार्टनरशिप या फिर जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज है उनकी अगर हम इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें और किसानों की भागीदारी को उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व करें, तो मुझे लगता है कि ये और ज्यादा बेहतर हो सकता है। और नेक्स्ट है इंप्रूविंग द एक्सेस टू फाइनेंस, जो कि बहुत जरूरी है। किसान के पास एक्चुअली में पैसा नहीं है, तो जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो मैंने अभी आपको कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी है जिनके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन वाकई में किसान के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर पाना, उन फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेने के लिए वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है और इसलिए उसको हमें और ज्यादा इजी करना पड़ेगा ताकि किसान उस बेनिफिट का या ये कह सकते हो स्कीम का बेनिफिट ले सके। और रिलायबल मार्केट लिंकेज, जो मैंने अभी आपको कहा कि मार्केट की फैसिलिटीज गांव के अंदर जो मंडियां हैं या जो आपके छोटे छोटे शहर हैं उन तक जो मंडियां हैं वो उतनी फैसिलिटेड नहीं है और वहां पर सारे के सारे उत्पाद किसान बेच भी नहीं सकता। तो इसलिए जरूरी है कि उन मंडियों को और बेहतर बनाया जाए और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाए। और साथ में है इंप्रूविंग द हार्वेस्टिंग मेथड, जो कि अब जरूरी हो जाता है कि हमारे पास जो हार्वेस्टिंग मेथड है वो उतने अच्छे नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम में जरूरी है कि हार्वेस्टिंग मेथड्स को और बेहतर किया जाए, मैकेनाइजेशन को आपका इंक्लूड किया जाए और आने वाले समय के अंदर जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसी टेक्निक्स है उनको ऐड ऑन किया जाए, रिमोट सेंसिंग या फिर ये कह सकते हो पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग, ग्रेडिंग, इन सब चीजों को किसान को और ट्रेन किया जाए और हमारे एक्सटेंशन सिस्टम को बूस्टअप किया जाए, जो कि सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है इस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करने में। बाकी आप सब लोग बताइए कि क्या ये सब चीजें आप लोग पहले से जानते थे या आपको अभी पता चली है और इसको हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है एनहेंसिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड नेक्स्ट आपका है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग एंड देयर आफ्टर अपग्रेडिंग द ग्रेन ड्राइंग इक्विपमेंट। तो देखो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी वही सेम यहां पर अगेन रिपीट हो चुकी है, जिसके अंडर में यही कहा जा रहा है कि जो हमारी हैंडलिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाए और जो हमारी हार्वेस्टिंग मेथड है उनको बेहतर बनाया जाए। और नेक्स्ट आपका है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, जैसे आपके आलूओं को हम लोग छोटे आलू एक साइड में, बड़े आलू दूसरी साइड में, तो मतलब ग्रेडिंग प्रॉपर की जाए, चाहे वो आपके आलूओं में हो, प्याज में हो, सब्जियों में हो, किसी भी प्रकार से हो, उसको बेहतर किया जाए। और अपग्रेडिंग द ग्रेन ड्राइंग इक्विपमेंट, मतलब जो आपका सुखाने का तरीका है, हम लोग आज क्या करते हैं ग्रेन को सुखाने के लिए धूप में डाल देते हैं, लेकिन क्या पता कब मौसम खराब हो जाए, कब आपकी बारिश के साथ फसल बह जाए, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम जो ग्रेन ड्राइंग सिस्टम है उसको बेहतर करें और कम से कम समय के अंदर ग्रेन को ड्राई करके और प्रॉपर टाइम पे आपकी स्टोरेज की जाए या मार्केट के अंदर उसको भेजा जाए ताकि किसान का जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। तो ये हमारे आज के प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को लेकर पूरा ये वीडियो था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के और भी वीडियोस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसानों के लिए जरूरी है। अगर आप यूपीएससी, एचपीएससी, एडीओ, हरियाणा एडीओ, पंजाब एडीओ इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशंस काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इनको जरूर देखें, इनको समझने की कोशिश करें और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए और खासकर जो इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक्स हैं तो उनको भी आप लोग जरूर मेंशन करें ताकि हम आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर सकें और इसी प्रकार के टॉपिक आपको लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन जरूरी है कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करोगे ताकि आने वाले समय के अंदर हम और बेहतर वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।